हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे हिस्टेरेसिस। जनरली हिस्टेरेसिस जो है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पाया जाता है। ये दिखाता है कि अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर में हम इंटेंसिटी यानी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब उसको डिक्रीज करते हैं तो उसी प्रोपोर्शनलिटी में ये डिक्रीज नहीं कर पाता। तो इन्हीं बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक कर्व देखने वाले हैं जिसको हिस्टेरेसिस कर्व कहेंगे। और ये बेसिकली हम जो बात करेंगे ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। जनरली हम लोग 3 तरह के मटेरियल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो ये फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है। तो पीछे का क्लास का भी थोड़ा सा रिव्यू याद कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके ही बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहें या मटेरियल के, बात एक ही है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट ही कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इनको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा आई वर्सेस एच कर्व। ये आई और एच क्या है, अगर आप लास्ट क्लास देखे होंगे या इससे पहले भी अगर 3-4 लेक्चर आ चुका है, इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर के ऊपर, तो आई और एच के बारे में कन्फर्म मतलब बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बता दिए हैं कि ये होता है मैग्नेटाइजेशन। जनरली ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा जो है एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है और ये इंटरनल होता है। तो इनका कर्व देखेंगे हम लोग, आई वर्सेस एच कर्व देखेंगे। तो ये जनरली होता है मैग्नेटाइजेशन। अभी थोड़ा सा इसको समझाएंगे। और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या सीधा मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जनरली होता क्या है कि जनरली हम लोग पहले पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का अगर हम थोड़ा सा अगर कोई मटेरियल है, मान लेते हैं कि ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जनरली ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लिए। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। जनरली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो मैग्नेटिक डायपोल का होता है। तो ये एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये भी बात पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। बस इतना आप समझिए कि एटम के अंदर जो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो डायपोल होते हैं। तो डायपोल को कुछ हम लोग इस तरह से दिखाने वाले हैं। ये एरो दे देंगे तो इसका मतलब समझिए ये मैग्नेटिक डायपोल, एटॉमिक डायपोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटम के अंदर डायपोल है तो इसको कहेंगे ये एटॉमिक डायपोल है। ये एटॉमिक डायपोल को इस तरह से दिखाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो ये रेंडमली अरेंज होते हैं। तो इस तरह से कुछ अरेंज होते हैं। तो हम इसको दिखा देते हैं। देखिए कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ये लगभग अगर 1 mm³ मतलब 1 mm³ में देखा जाए तो 10⁻21 होता है। जनरली किसी किताबों में दिया हुआ 21 और किसी की किताबों में 10⁻11 में दिया हुआ है। तो तब भी बहुत ज़्यादा होता है। 10⁻ अगर 11 ही देख लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये इतना ज़्यादा एटम्स होते हैं किसी मटेरियल के अंदर। तो जनरली ये रेंडमली अलाइन है। मान कर चलिए ये रेंडमली अलाइन है। अगर किसी स्मॉल वॉल्यूम में लिखते हैं, अगर किसी स्मॉल वॉल्यूम में कंसिडर करेंगे तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है जब इसके ऊपर किसी भी तरह का फील्ड को अप्लाई नहीं किया गया है। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर होते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके ऊपर में फील्ड अप्लाई कर देते हैं। अगर इसके ऊपर में अगर फील्ड अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए किसी तरह से हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिए, तो इस एटम के अंदर क्या डायपोल है और डायपोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जाती है तो एक टॉर्क लगता है। अब ये टॉर्क की वजह से ये सारे डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाता है
जनरली इसको हम दिखाएंगे तो हर सब कोई डायपोल तो नहीं एलान हो पाता, कुछ ही डायपोल जो है सो एलान हो पाता है। तो लेकिन उस समय मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। किसी स्मॉल वॉल्यूम के अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो जीरो नहीं होती। जनरली मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो डायपोल है वो एलाइन हो गए इस तरह से, मैक्सिमम डायपोल फील्ड के साथ एलाइन। अब भी इसके अंदर जो है सो बहुत सारे डायपोल रेंडमली अरेंज हैं, लेकिन जो ज़्यादातर है वो अलाइन हो चुके हैं। ये अब इसके अंदर किसी वॉल्यूम में देखेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये m जो होगा अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब इस अलाइनमेंट को इंक्रीज करने का दो तरीका होता है। यहाँ पे मैं इंक्रीज, चलिए यहाँ पे अलाइनमेंट ही लिख देते हैं। अलाइनमेंट को इंक्रीज करने से दो तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो क्या कि स्ट्रॉन्गर फील्ड अप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये डायपोल जो है फील्ड के अलोंग अलाइन होना चाहेगा। तो इनका दो तरीका है। तो दो तरीका में पहला क्या है कि हम एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज कर दें, बी एक्सटर्नल को इंक्रीज कर दें। दूसरा फैक्टर है कि ये रेंडमली अलाइन जो है ये किसकी वजह से, ये थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी आती है टेम्परेचर की वजह से। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो ये स्मॉल मतलब ये कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ कमज़ोर है तो उनको घुमाना बहुत ही आसान होता है। तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो इनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो रेंडमली अलाइन है ये अलाइनमेंट डिक्रीज कर जाएगी, मतलब इंक्रीज कर जाएगी अलाइनमेंट जो है। सो ये थर्मल रेंडमनेस जो होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये है। हम टेम्परेचर वाले फैक्टर को डिसाइड यहाँ करने वाले नहीं, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के रिलेट करेंगे। तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे यहाँ पे। लेकिन तरीका तो ये भी है कि अलाइनमेंट को इंक्रीज करने का क्या है, टेम्परेचर को या तो आप डिक्रीज कर दें या एक्सटर्नल फील्ड को इंक्रीज कर दें। ये तो हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है I और X दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो इनके अंदर जो होता है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है। जितना ज़्यादा H अप्लाई करेंगे, H जो होती है जनरली मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होती है। अगर ये B एक्सटर्नल मान चलिए वैक्यूम में है, अगर ये वैक्यूम है, मान लेते हैं वैक्यूम को B नोट कर देते हैं, ये B नोट कर देते हैं, तो ये होता है H जो होता है वो म्यू नोट इंटू H होता है। म्यू नोट तो एक कॉन्स्टेंट है, आपको पता है। ये परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन वैक्यूम, या मटेरियल कुछ नहीं है तभी तो परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है। तो म्यू नोट कॉन्स्टेंट, जितना ज़्यादा H को इंक्रीज कराएंगे उतना ज़्यादा B इंक्रीज होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम H को इंक्रीज करके ही कर रहे होंगे। तो जिस तरह से H इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या, ये मैग्नेटाइजेशन, जितनी ज़्यादा अलाइनमेंट होती है उस अलाइनमेंट को दिखाने के लिए मैग्नेटाइजेशन दिखाया जाता है। तो यहाँ से जो I होती है वो I इक्वल टू जीटा H, ये पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है कि I इक्वल टू जीटा H किस तरह से होता है। ये हो गया है। अगर इसका जीटा I वर्सेस H पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर दिखाना चाहेंगे, देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए हम दिखा रहे हैं, ये पैरामैग्नेटिक के लिए है, ये कर्व जो है पैरामैग्नेटिक के लिए है। तो इस पे दिखाएंगे I और इस पे दिखाएंगे H। अब यहाँ से दिख रहा है कि I इक्वल टू जीटा H है और ये जीटा जो है कॉन्स्टेंट है। आपको दिख रहा होगा कि ये कर्व y इक्वल टू mx का कर्व दिख रहा है, जहाँ पे y की जगह पे I है और x की जगह पे h है। तो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा, कुछ कर्व इस तरह से होगा। अब जरूरी है कि ये कर्व बढ़ता जाएगा। तो देखिए अभी हो सकता है कि एक टर्म ऐसा आएगा, जितने भी डायपोल इसके अंदर है, मान लीजिए 10 के पावर 11 डायपोल है, अगर ज़्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करने के बाद ये एक ऐसा पोजीशन आएगा, यानी कि H को बढ़ाने के बाद ये सारा डायपोल फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा। उसके बाद हम फील्ड कितना भी क्यों ना अप्लाई करें, इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये सैचुरेशन वैल्यू को, मतलब सैचुरेशन के वैल्यू को गेन कर चुका है। सैचुरेशन मतलब क्या है कि सारा डायपोल फील्ड के अलोंग अलाइन हो चुका है। अब इनके ऊपर हम कितना भी फील्ड अप्लाइड करें, तो फील्ड अप्लाइड करने का मकसद क्या होता है कि इनके अलाइनमेंट को इंक्रीज करना। अब इनके अंदर का अलाइनमेंट अगर 100% कंप्लीट हो चुका है तो फील्ड को बढ़ाने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो उसके बाद जो कर्व आ जाएगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा।
ये ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ पे सेचुरेशन आ चुका है, इसको कह सकते हैं हम कि सेचुरेशन वैल्यू तक पहुँच चुका है। सेचुरेशन मतलब 100% अलाइनमेंट हो चुका है, 100% अलाइनमेंट कंप्लीट है, 100% अलाइनमेंट हो गया है। अब ये पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से था, लेकिन अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक के अंदर देखते हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं डोमेन के अंदर होते हैं, और वो प्रत्येक, अगर एवरी डोमेन में देखेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो हम जनरली फेरोमैग्नेटिक को लेकर देखते हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो एच को भी जान लिए क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और आई जो है मैग्नेटाइजेशन है। तो यहाँ से आप देखिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर किस तरह से होते हैं। तो चलिए, तो अब लेते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जनरली हम ले लिए, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। मान लीजिए एक कोई डोमेन हो गया, ये दूसरा, ये कुछ इस तरह से डोमेन होते हैं। इस डोमेन के अंदर जो होते हैं ये मैग्नेटिक डायपोल, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में होते हैं। और इसमें देख लेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। इसमें देखेंगे तो सब प्रत्येक डोमेन में जो होते हैं डायपोल, वो मैग्नेटिक डायपोल एटॉमिक डायपोल है, वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो मान लिए कि इसके अंदर कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, और इनमें भी दिखा देते हैं कि कुछ ऐसे है, और इनमें थोड़ा इस तरह से दिखा देते हैं। ये सब एटॉमिक डायपोल है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी कि एच को हम इंक्रीज करेंगे। तो एच क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। तो जनरली हम यहाँ पे दे दिए कि जो बी नॉट है, ये वैक्यूम है। जनरली हम मटेरियल के बाहर, अगर मटेरियल को हटा देंगे तो बचेगा वैक्यूम। तो ये वैक्यूम बी जो होता है वो जनरली होता है म्यू नॉट इंटू एच। ये एच को हम इंक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बी को बढ़ाने के लिए हमको एच को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो एच को इंक्रीज हम जब करेंगे तो इसके अंदर जो ये डायपोल है अलाइनमेंट स्टार्ट हो गया। अब जब हम फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अगर फील्ड को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो इनके अंदर का जो है सो डोमेन ग्रोथ करता है। मान लीजिए कि ये डोमेन ख़त्म हो गया, ये डोमेन ख़त्म हो गया है। अब ये डोमेन जो होते हैं वो इनके अंदर का जो डायपोल होते हैं वो इसी तरह से एलाइन हो जाएंगे जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब ये कुछ इस तरह से ही एलाइन हो जाता है। ज़्यादा फील्ड अप्लाई करने के बाद ये एलाइन हो गए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एलाइन हो गए। अब मान लीजिए थोड़ा इसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसका भी डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, इनका भी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मान लीजिए कुछ इस तरह हो गया है, और ये भी थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। अब करते हैं क्या कि हम फील्ड को और ज़्यादा इंक्रीज कराएंगे। अगर जब फील्ड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जितने भी डायपोल, इसके अंदर का डोमेन ख़त्म हो जाएगा, और डोमेन ख़त्म होने की वजह से ये जो डायपोल है वो सब फील्ड के अलोंग हो जाएगा। अब जब फील्ड के अलोंग हो जाएगा तो उस समय हम कहते हैं कि 100% सेचुरेशन आ चुका है। ये सब इस तरह डायरेक्शन हो जाएगा, सब फील्ड के अलोंग ही हो जाता है। जितने भी डोमेन है वो सब डायपोल है वो फील्ड के अलोंग हो जाता है। अब इनके अंदर 100% अलाइनमेंट हो चुका है। तो ये 100% अलाइनमेंट की को हम लोग कहते हैं सेचुरेशन। 100% ये अलाइनमेंट हो गया है, इनको हम लोग कहते हैं सेचुरेशन। ये सेचुरेशन पे आ चुका है। हमारा काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर करके इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाना। मतलब ये जो आई होता है, आई को इंक्रीज करना, मैग्नेटाइजेशन होता है। ये आई जो होती है वो मैग्नेटाइजेशन है।
ये इंटरनल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी मैग्नेट को भी मटेरियल के ऊपर अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक तो एक्सटर्नल फील्ड होता है और एक आई होती है जिसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये डायपोल अगर अलाइन हो जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देती है। तो इसी तरह से देखते हैं कि यहाँ पे एच को बढ़ाने के बाद, एच को जब इंक्रीज करते हैं तो आई भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार जो हम कह सकते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, ये वैसा बात नहीं है, ये इस तरह से बात नहीं है, क्योंकि डोमेन होने की वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर हम एच को डिक्रीज करना चाहेंगे तो अगर एच को डिक्रीज करेंगे, अगर मान के चलिए एच को डिक्रीज करते करते अगर जीरो कर देंगे, अगर एच को डिक्रीज कर करके मान लीजिए हम अब इस एच को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज करने के बाद ये 100% पहले ओरिजिनल वाले पोजीशन पे नहीं आ जाता है। अब भी इसके अंदर मान के चलिए इतना जो है सो ये रहेगा ही अलाइन, और कुछ जो मान कर चलिए कुछ इस तरह से था ये थोड़ा सा रेंडमाइज हो जाएगा। ये मान के चलिए कुछ इस तरह से रेंडमाइज हो चुका है, कुछ ऐसे ऐसे हो चुका है, लेकिन 100% जो जिस तरह से पहले ओरिजिनल पोजीशन था वो इस तरह से नहीं आ पाता, क्योंकि हम जो आई को एच को डिक्रीज करते हैं, एच को डिक्रीज करने के बाद ये आई डिक्रीज होता है, लेकिन उस रेट से डिक्रीज नहीं होता जिस रेट से ये इंक्रीज किया था। तो यहाँ से नहीं कह सकते हैं कि आई जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। तो इसी बात को समझाने के लिए हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व देखेंगे। तो बस समझ लिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कुछ इस तरह का खेल होती है। तो आप इसी बात को जो है सो हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेकर के उसको सोलेनॉइड के अंदर डालेंगे। सोलेनॉइड के अंदर डालने का मकसद क्या है कि वो एच को इंक्रीज करना है, एच इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। तो यही बात है। तो इतना बात आप समझ लिए हैं, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहते हैं क्या है कि हम एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं। क्या लिए हैं? एक अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मान लीजिए छोटा सा रखिए, ये अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब इनके ऊपर फील्ड अप्लाई करेंगे, तो फील्ड अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि इसको सोलेनॉइड के अंदर रख देते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर करंट को इंक्रीज कर करके हम फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये क्या है? एक सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर हम क्या करेंगे? करंट को भेजते हैं। अगर इनके अंदर अगर करंट को भेजेंगे तो इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो अब इस जो मटेरियल लिए उसके ऊपर एक फील्ड लग गया। फील्ड होने की वजह से जो भी प्रोसीजर बताए थे कि इनके अंदर का डायपोल अलाइन होना चाहेगा, अलाइन होने की वजह से क्या इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं आई वर्सेस एच कर्व। तो ये कुछ ऐसे होता है। ये कुछ ऐसे दिख रही है। तो इस पे रखते हैं हम आई को और इस पे रखते हैं एच को। अब क्या करके जब इनिशियल है, अगर यहीं पे लिख देते हैं इनिशियल है, इनिशियली जब आई जीरो होगा तो आई जीरो होगा तो एच भी जीरो होगा। देखिए यहाँ से जो बी नॉट निकालते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर मटेरियल नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग? म्यू नॉट एन आई, क्योंकि इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है, और ये म्यू नॉट को अगर हटा दें इसी को कहते हैं एच। समझिए बात, ये एच जो है एन आई की जगह पे आ गया है, तो एन आई मतलब एच को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये फ्री स्पेस का ये परमेबिलिटी होती है। तो शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो ये कुछ कम रेट से बढ़ता है। अगर शुरू में अगर देखेंगे जीरो है तो ये भी जीरो होता है। जनरली हम इसको वो कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम आई को अब इंक्रीज कर रहे हैं, आई को जब इंक्रीज करते जाएंगे तो इनके अंदर का एलाइनमेंट इंक्रीज होगा। एलाइनमेंट इंक्रीज होने की वजह से इसका अंदर का जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ये मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके अंदर का डायपोल जब एलाइन होगा तो उसी को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब वो मैग्नेटाइजेशन जो होती है, जनरली इसको पहले बता चुके हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो जितना ज़्यादा डायपोल एलाइन होगा
उतना ज़्यादा आई इंक्रीज करेगा, यानी कि एच को इंक्रीज करने पे आई इंक्रीज करती है, लेकिन उस रेट से नहीं करती है जिस रेट से पैरामेट्रिक सब्सटेंस में होते थे। पैरामेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है कि एच को इंक्रीज करते हैं ये भी इंक्रीज होता है, अगर इसको डिक्रीज करते हैं तो उसी रेट से ये भी डिक्रीज होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत में मान के चलिए अगर आप 0 रखें तो कुछ ऐसे इंक्रीज करता है, मान चलिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं होती है, कुछ ऐसे गया, यहाँ पे आके सेचुरेशन वैल्यू पे आ चुका है। सेचुरेशन बताए थे कि सेचुरेशन आने का मतलब क्या है कि वो 100% अलाइनमेंट हो चुका है। अब इनके बाद अगर फील्ड को अप्लाई करेंगे तो मान के चलिए कुछ ऐसे हो रहा है, आप आई इंक्रीज कर रहे ही नहीं रहा। आई इंक्रीज करने का मेन मकसद क्या था कि डायपोल उसके अंदर का अलाइन होना था। अब ये सारा डायपोल जब अलाइन हो चुका है तो कितना भी हम फील्ड क्यों ना अप्लाई करें, आई पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना मैक्सिमम इंटेंसिटी होने वाला था उनका मैग्नेटाइजेशन का वो हो चुका है। तो हम आगे न बढ़ा करके करते क्या कि मान कर चलिए यहाँ पे हमको सेचुरेशन मिल गया है, इसको ए मान लेते, स्मॉल ए, ये ए पे सेचुरेशन मिल चुका है, यहाँ पे 100% अलाइनमेंट हो चुकी है, ये ए जो है सो सेचुरेशन तक पहुँच चुका है, ये सेचुरेशन वैल्यू को गेन कर लिया है। अब करते हैं क्या, हम एच को डिक्रीज करते हैं। एच को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से करंट कम भेजेंगे, करंट को कम भेजेंगे तो करंट को कम भेजेंगे तो फील्ड कम होगा, फील्ड कम होगा तो यानी कि एच कम होगी। तो आप डिक्रीज कर रहे हैं, आप डिक्रीज करते करते हम क्या करते हैं कि करंट को पूरे ख़त्म कर देते हैं, मतलब उसको कम्प्लीटली 0 कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से आता है, सॉरी इसका कर्व जो है सो थोड़ा सा ये कुछ ऐसे आ जाता है। आप देखते हैं कि देखिए एच 0 होने के बावजूद भी ये ए से लेकर के मान लीजिए ये बी है, अगर एच 0 हो चुका है तो आई अब भी 0 नहीं हुआ है, ये टर्म जो है अभी रिमेनिंग रह चुका है। अगर हम देखेंगे, चलिए यहीं पे कर देते हैं, इनिशियली आई 0 था तो एच भी 0 और ये आई इंटेंसिटी है और ये आई करंट है। इसी तरह से जब हम गए ए पे तो ए पे क्या हो गया है, सेचुरेशन मिल चुका है। चलिए अगर ए पे देखते हैं तो ए सेचुरेशन वैल्यू को प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे आई मैक्सिमम है, इसी को कह देते हैं सेचुरेशन। इतना बात समझ में आ गया। जब बी पे हम आते हैं, मान के चलिए अगर बी पे आए, चलिए बी पे आएंगे तो एच क्या होता है, बी पे एच 0 है, बी पे एच घट करके एक्स एक्सिस पे, तो ओरिजिन पे आ चुका है तो एच 0 हो चुका है, लेकिन आई 0 नहीं हुआ है। अब ये जो टर्म बच चुका है इसके अंदर क्या मैग्नेटाइजेशन अब भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आई 0 नहीं है तो फील्ड को हटाने के बाद कुछ उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुका है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ज़्यादातर मैग्नेटाइज ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इसका बेसिक फंडा यही है कि ये मैग्नेटाइज स्टेट में ही रहना चाहता है। क्योंकि हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट देखते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही अगर फील्ड को अप्लाई कर दिया जाता है तो उनके अंदर का डायपोल अलाइन हो जाता है, और डायपोल अलाइन होने की वजह से अगर हम फील्ड को हटा भी ले तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, और वही एग्जिस्ट को दिखाने के लिए आई यहाँ पे 0 नहीं हुआ, क्योंकि अब करंट को हम हटा चुके हैं। करंट को जब 0 कर दिए, मान लीजिए इस समय में करंट को 0 कर दिए, करंट को 0 कर दिए तो एच 0 हो गया है। एच 0 होने के बावजूद भी आई 0 नहीं है, तो ये जो बच चुका है ओ बी, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी, इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ये रिटेंटिविटी करेगा। रिटेंटिविटी इसमें देखा जाए तो क्या है, ओ बी है। अगर रिटेंटिविटी का अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या है, ये किसी भी सब्सटेंस का एबिलिटी है, यानी कैपेसिटी है कि अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर को हटा लें तब भी उसके अंदर मैग्नेटाइज स्टेट को रखने की कैपेसिटी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इट इज अ कैपेसिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ मैग्नेटिक सिर्फ मटेरियल लिखेंगे तो आप समझ लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। इट इज ए कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन मतलब बनाए रखना, इट्स मैग्नेटाइजेशन, इट्स मैग्नेटिज्म समझ लीजिए, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फैक्टर एच जो है, आफ्टर
रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो मैग्नेटाइज कर रहा था अब उस फील्ड को हटा लिए हैं, मतलब उसको रिमूव कर लिए हैं, तब भी उसके अंदर आई बच जाता है, मतलब कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच चुका है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो सब्सटेंस जो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा। तो अच्छा, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना हमको है तो रिटेंटिविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हाई होनी चाहिए। तो इतना बात आप समझ लिए। तो आप देख लिए यहाँ पे कि अगर हम H को डिक्रीज कर करके 0 कर दिए हैं तो यहाँ पे I का वैल्यू डिक्रीज नहीं हुआ है। तो अब इसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे क्या कि एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे। एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो आप समझिए कि पहले जो हम आपको बताए थे उसके अंदर का डायपोल क्या है, फिर से रेंडमाइज हो जाएगा। रेंडमाइज होने की वजह से फिर उसके अंदर का जो डोमेन है, डोमेन में पहले की तरह करेक्टर जो था उस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से मान के चलिए हम इसको डिक्रीज कर करके आई को डिक्रीज करने के लिए अब करंट को इस डायरेक्शन में ना हो करके उसके रिवर्स भेजेंगे, इस हो करके करंट आप भेजते हैं। अगर करंट डायरेक्शन को चेंज कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मान लीजिए पहले इस डायरेक्शन में था तो अब इसके रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिए हैं तो उनको अपने डायरेक्शन में ऐलान करना चाहेगा। ऐलान करने के लिए पहले रेंडमाइज करेगा, तो रेंडमाइज करते करते मान करके चलिए यहाँ से कुछ ऐसे हो करके ये यहाँ तक आ चुका है, ये सी तक हो गया। अब देखेंगे कि अब ये सी जो है ओ से लेकर के सी करने का मतलब हमको एक्स्ट्रा एच को अप्लाई करना पड़ा है इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए। आई को जी करने के लिए, सॉरी आई को 0 करने के लिए हमको नेगेटिव यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में एच को अप्लाई करना पड़ा है। तो ये टर्म जो आता है ओ सी, ये ओ सी जो होता है उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। तो इनको हम मिटा देते हैं, अगर चाहें तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। लिख लिए? तो चलिए अब बी पे तो देख लिए कि H 0 है, I इक्वल टू नॉट 0 है। अब सी पर जब हम आते हैं, जब सी पे आएंगे तो सी पे जो होती है वो H का कुछ वैल्यू नेगेटिव होता है, H नेगेटिव है, I 0 है। यानी कि हमको OC इतना एक्स्ट्रा फील्ड को अप्लाई करना पड़ा है इसको अब रिवर्स डायरेक्शन में I को 0 करने के लिए। तो यहाँ पे जो कहते हैं इसको OC जो है ये टर्म उसको कहते हैं कोर्सिविटी। ये है कोर्सिविटी। अगर कोर्सिविटी इस केस में देखा जाए तो OC है। कोर्सिविटी मतलब क्या कि एक्स्ट्रा फील्ड कितना अप्लाई करेंगे I को 0 करने के लिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं इट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यहाँ से कर देते आगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड, कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड हो रही है, रिक्वायर टू डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज मतलब क्या कि आई को 0 कर देंगे तो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। रिक्वायर टू डीमैग्नेटाइज मटेरियल। अब कितना फील्ड अप्लाई करें, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो मान के चलिए कोर्सिव जो होता है, इस कोर्सिविटी को कोर्सिव फोर्स भी कहते हैं। इसको कोर्सिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि एस वर्मा को आप पढ़ेंगे तो एस वर्मा सर की किताब में जो वहाँ पे कोर्सिविटी को कोर्सिव फोर्स कहा गया है। तो अगर कहीं पे कोर्सिव फोर्स आ गया है तो आपको घबराने की बात नहीं, वो कोर्सिविटी ही होता है। तो कोर्सिविटी अगर शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे तो क्या होता है कि नेगेटिव एच, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, रिक्वायर्ड टू मैक आई 0, यानी कि आई को 0 करने के लिए हमें कितना फील्ड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है या कितना फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसको 0 कर सकते हैं।
इसको कोर्सिविटी कहते हैं। तो कोर्सिविटी समझ में आ गया। रिटेंटिविटी मतलब क्या है, अगर किसी भी मटेरियल के अंदर जो कैपेसिटी होते हैं मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म को बनाए रखने को, उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। ये है रिटेंटिविटी। और कोर्सिविटी क्या होता है, कितना एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई किए रिवर्स डायरेक्शन में ताकि उनके अंदर का आई जो उनको जीरो कर दे। तब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये सी पे आएगा। तो सी पे अगर हम इंक्रीज करा कर देखें, अगर मान के चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं, तो अब ये एक्स्ट्रा फील्ड को और ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो और ज़्यादा करने के बाद क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे होकर के ये अब क्या नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में सेचुरेशन वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। अब सेचुरेशन वैल्यू पे अगर आ गया है तो आप फील्ड से रिवर्स डायरेक्शन में अगर अप्लाई करेंगे तो ये इसके अंदर का आई इंक्रीज नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, हमको इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर करके यहाँ तक ले आए। मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, ये कुछ ऐसे आ गया है। तो अब फिर ये बच जो गया है, अगर मान लीजिए इसको सी माने हैं तो इसको डी मान लेते हैं और इनको ई मान लेते हैं। तो अब जो बच चुका है ओ ई, ये भी रिटेंटिविटी ही है, क्योंकि ये भी अब एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करेंगे तब जीरो हो जाएगा। अब फिर इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो मान लीजिए कुछ इतना फील्ड एक्स्ट्रा अप्लाई किए हैं तो जाकर के जीरो हो चुका है। इसको एफ मान लेते हैं, इस पॉइंट को एफ कंसिडर कर लेते हैं, इसको एफ मान लिए। अब जब हम फिर से फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये फिर जा कर के इस पोजीशन पे चले जाएगा। तो अब ये आप इसको कर्व देख लिया है कि फिर से ये रिपीट हुआ, यानी कि ओ से ले करके अगर हम ओरिजिनली रखेंगे इस पे था, तो अगर फील्ड को अप्लाई किए तो ए पे जाकर मैक्सिमम हो चुका। फिर उनको डिक्रीज किए, अगर आई को डिक्रीज किए तो एच डिक्रीज हुआ। एच डिक्रीज होने के बाद जब एच जीरो हो गया तो बी पे आई आकर रुक गया। तो यहाँ पे ओ बी जो पर्सन आ गया उसको रोटेटिविटी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई किए ताकि इस आई को जीरो करें, तो ये ओ सी जो एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं कोर्सिविटी। मतलब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फील्ड रिक्वायर होती है आई को डिक्रीज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव एच का नेगेटिव एच मतलब क्या, रिवर्स डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से फिर से हो गया कि अब जो स्टेज यहाँ पे ओ के बाद ये था, तो फिर इसको अप्लाई किए, जीरो के बाद अप्लाई करने के बाद डी पॉइंट पे आकर के फिर से रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है। फिर इसको डिक्रीज करने के बाद ई पे अगर जाकर के एच को जीरो कर दिए, तो एच जीरो होने के बावजूद यहाँ पे फिर से कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। तो यहाँ से जो है सो फिर उसको हम रिवर्स डायरेक्शन करते हैं, फिर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। मान लीजिए फिर से करंट इस तरह से ले आते हैं, आप करंट को फिर पॉजिटिव में करते हैं, तो फिर आगे बढ़ने के बाद एफ पॉइंट पे जाकर के फिर से डी मैग्नेटाइज हो चुका है। अब उसके बाद हम फिर इंक्रीज करते हैं तो ए पे सिचुएशन हो चुका है। अब इस कर्व को अगर हम रिवर्स करेंगे तो फिर इसी हो करके ये फिर से ऐसा रिवर्स होता चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आता रहेगा। फिर से अगर डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसा ये रिपीट होता रहेगा, फिर से ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो ये जो कर्व बना है इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, और ये एक लूप की तरह दिख रहा है, हिस्टेरेसिस लूप है। तो पहले इतना आप लोग बात लिख लीजिए कि यहाँ से क्या किया हम पहले इनिशियली लिए, इनिशियली करंट को अगर जीरो रखे हैं तो एच भी जीरो आई भी जीरो, और जब उसके बाद आई को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि एच को इंक्रीज करने के लिए, तो ए को इंक्रीज करने के बाद जो है सो एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पे आई मैक्सिमम हो गया। मतलब एक एच का वैल्यू मान कर चलिए ए पे एच नोट अगर है प्लस एच नोट है, तो एच नोट पे आकर के इस पॉइंट पे मान लीजिए कि अगर ये एच नोट वैल्यू है तो इस पर आकर के मैक्सिमम हो जाता है। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए किताब में तो इधर भी लिखता है कि उतना ही वैल्यू होता है, ये माइनस एच नोट पे आकर के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये बात समझ ली है। तो अब हम लोग जो ये हिस्टेरेसिस लूप है इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। तो हमें हिस्टेरेसिस लूप जो मिला है, देखिए यहाँ से लिखते हैं हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप। अगर हिस्टेरेसिस लूप को देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, मान कर चलिए ए पे सैचुरेशन था तो ए से लेकर के बी तक हुआ, ए से बी गया, फिर बी से सी, सी से फिर डी तक आया है, डी से फिर रिवर्स होकर के ई पे गया, ई से लेकर के एफ, एफ से लेकर के फिर ए तक। तो यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं तक चले गए। तो ये एक लूप की तरह दिख रहा है। तो पहले देखते हैं ए पे क्या होता है कि पहले मैग्नेटाइज हुआ है, यहाँ पे मैग्नेटाइज हो चुका है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटाइज। उसके बाद सी पे आकर के
मैग्नेटाइज जो हुआ है वो ए पे हुआ है। जनरली हम यहाँ पे इस कह सकते हैं कि ए पे मैग्नेटाइज हुआ है, बी पे अभी भी मैग्नेटाइज है, सी पे आकर के डी मैग्नेटाइज हुआ है। ये सी पे डी मैग्नेटाइज हुआ है, सी पे। उसके बाद फिर से फील्ड अप्लाई करते रहे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ से डी पे आकर के ये मैग्नेटाइज हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैग्नेटाइज्ड कहाँ पे, डी पे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर फील्ड को कम किए तो कम करते करते एफ पॉइंट पे आकर के ये फिर से डी मैग्नेटाइज हो चुका है, फिर से ये डी मैग्नेटाइज हो चुका है एफ पे, एफ पे आकर के डी मैग्नेटाइज हो गया है। अब फिर क्या है, इसको फील्ड अप्लाई करें तो ए पे चले गया। तो आप दिख रहा है कि आपको पता चल रहा है कि पहले क्या हुआ, मैग्नेटाइज हुआ, फिर डी मैग्नेटाइज हुआ, फिर से जो है ये मैग्नेटाइज हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से ये डी मैग्नेटाइज हुआ सी एफ पे आकर करके। अब फिर इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये एक लूप बन चुका है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हिस्टेरेसिस का मतलब जो होता है लैगिंग बिहाइंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हिस्टेरेसिस टर्म है ये हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड नहीं है। हिस्टेरेसिस मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड। हिस्टेरेसिस मीन्स होता है लैगिंग बिहाइंड, मतलब पीछे रह जाना, लैगिंग बिहाइंड। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लैगिंग बिहाइंड क्या हो रहा है, यानी कि एच को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो आई डिक्रीज हो, मतलब उसके पीछे रह जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आई जो है लैगिंग बिहाइंड ऑफ एच, यानी कि एच के पीछे रह जाता है। अब देखते हैं कि जो एच का यूनिक वैल्यू, मतलब यूनिक, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई इज नॉट यूनिक। इस बात को समझिए। जनरली पैरामेट्रिक सब्सटेंस में होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पैरामेट्रिक सब्सटेंस के अंदर जब देखते हैं तो उनके अंदर जो आई होती है वो होता है जीटा एच, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होती है। ये किस में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है। तो आई इक्वल टू जीटा एच जो होती है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में होती है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये आई इक्वल टू जी एच है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो आई होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पैरामैग्नेटिक में होती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देख ले, मान लीजिए कि अगर हम एच का वैल्यू ये लिए, एच का वैल्यू कुछ इस तरह से लिए, तो एच का वैल्यू अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो हमको यहाँ से देखते हैं एच को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो आई का वैल्यू जो है उसको इस पॉइंट पे भी मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो ये इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, और थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो हमको इस पॉइंट पे मिल रहा है। यानी कि 3 पॉइंट है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड मान लेते हैं। तो एच का मान के चलिए कुछ एक वैल्यू लिए पार्टिकल, यानी कि एच डैश मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एच डैश लिए तो एच डैश पे हमको 3 वैल्यू आई का मिल रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है, अगर मैग्नेटाइज शुरुआत में, अगर एक बार शुरू में मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब इनिशियली अगर मैग्नेटाइज हो रहा है तो हमको सेकंड मिलेगा। अगर डी मैग्नेटाइज हो रहा है तो थर्ड मिलेगा। अगर मान के डी मैग्नेटाइज होकर फिर से मैग्नेटाइज हो रहा है तो 1 मिलेगा। यानी कि ये हिस्ट्री ऑफ सैंपल पे भी डिपेंड कर रहा है कि ये मैग्नेटाइज पहले से था या नहीं। अगर जीरो इनिशियली अनमैग्नेटाइज था, उसके ऊपर किसी तरह करंट अगर अप्लाई नहीं किए थे तो पहले हमको सेकंड मिलेगा। अगर उसके बाद डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब उनको एच को कम कर करके, तो वहाँ पे थर्ड मिलेगा। अगर ये डीमैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में हो करके, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मैग्नेटाइज होगा तो उसको फिर डीमैग्नेटाइज करेंगे तो एफ पे आके डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर इसको मैग्नेटाइज करने आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है तब जा करके हमको मिलेगा। यानी कि आई एच का एक वैल्यू लेने के बाद हमको आई का 3 वैल्यू मिल रहा है।
तो उसी तरह से कह सकते हैं कि आई इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल। ये हिस्ट्री, पिछले हिस्ट्री पे, मतलब कि वो सैंपल का जो पिछला कंडीशन क्या था उस पर भी डिपेंड कर रहा है आई। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है, तो इतना बात को आप नोट कीजिए। तो देखते हैं ये प्रोसीजर जो है रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल मतलब क्या कि जिस पाथ से होकर के जाए उसी पाथ से लौट करके आ जाता है। तो ये क्या है कि एक इरिवर्सेबल प्रोसेस है। यानी कि देखिए अगर ये आ रहा है इस पाथ से, फिर इस पाथ से जा रहा है इस पाथ से, तो इनके अंदर कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। अगर ये जनरली हम जानेंगे केमिस्ट्री की बात अगर आप जानते हैं तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनमें एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं, मतलब एनर्जी जो है सो कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना में चला जाता है, यानी कि एलिमेंट में चले गया है, कुछ ये हीट में भी वेस्ट हो जाता है। जितना इसका सैंपल दिख रहा है कि इतना इसका एरिया है, यानी कि ये एरिया जो है सो ये वाला एरिया जो है अगर इसको हटा दिया जाए तो जितना ये इसका एरिया का लूप है, इस लूप का एरिया है, उतना ज़्यादा उतना एनर्जी वेस्ट हो जाता है। अगर किसी सब्सटेंस का अगर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो एनर्जी वेस्ट होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन each sample of hysteresis loop some energy is wasted, some energy is wasted। इसमें क्या होता है कि हर लूप में जितना बार आप इसको करेंगे हर बार इसके अंदर का एनर्जी जो है सो ये वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट होकर कहाँ जाता है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना में चले जाता है, और साथ साथ जो है सो कुछ हीट में भी चले जाता है। तो एरिया ऑफ लूप जो होती है यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ लूप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्ट पर यूनिट वॉल्यूम इन वन कंप्लीट साइकिल। कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एनर्जी लॉस डायरेक्टली, सॉरी यहाँ पे LOS होता है, एनर्जी लॉस, एनर्जी जो लॉस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं एरिया ऑफ लूप। जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। इतना बात समझ लिया आप। तो हिस्टेरेसिस जो था बस इतना ही बात था। बस हम लोग आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और दूसरा हम लोग लेते हैं स्टील के लिए। तो दोनों का पहले हिस्टेरेसिस कर्व देखेंगे, उनके बाद डिसाइड करेंगे जो परमानेंट मैग्नेटिक बनाने के लिए कौन सा ज़्यादा प्रीफर करेगा, सूटेबल रहेगा। और उसके बाद जो है सो जनरली जो अभी देखेंगे कि जनरेटर होता है उसका जो कॉइल बनाया जाता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो उनके अंदर जो है सो हम किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, फर्मेंट मटेरियल सॉफ्ट करेंगे या हार्ड करेंगे। आप जान चुके हैं कि जिसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन ख़त्म करना आसान होता है उसको सॉफ्ट कहते हैं, और जिनके अंदर का मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होते हैं उसको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इतना को नोट कीजिए, उसके बाद उस पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं कि यहाँ पे दिया हुआ एक सॉफ्ट आयरन कोर है और दूसरा दिया हुआ स्टील है। तो इन दोनों का हिस्टेरेसिस लूप दिया गया है। तो हिस्टेरेसिस लूप को देख करके ये लग रहा है कि कुछ इसके अंदर डिफरेंट है। तो कह रहा है कि कौन सा मटेरियल, विच मटेरियल इज बेस्ट फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा मटेरियल हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए पहले क्या है कि फॉर मेकिंग परमानेंट मटेरियल, तो देखिए जो आंसर आ जाएगा इसका जो मटेरियल होना चाहिए, इट शुड हैव
देखो जितना ज़्यादा उसके अंदर रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है कि जितना, अगर मान के चलिए एच को अगर हम इंक्रीज करने के बाद उसको डिक्रीज कर दिए, तो ये जो होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, मतलब ये जो आई बचा है, या इसका देखा जाए ये आई जो होता है वो जिसका ज़्यादा जितना रहेगा उतना ज़्यादा रिटेंटिविटी होगा। तो पहला क्या है कि पहला जो प्रोसेस इसका होना चाहिए कंडीशन, हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। ये हाई रिटेंटिविटी पहला कंडीशन क्या है कि हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर का अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा भी लिए हैं तो वो प्रॉपर्टी मटेरियल जो है सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उसके अंदर रिटेन करेगा, मतलब उसके अंदर बनाए रखेगा। सेकेंड है कि हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। कोर्सिविटी मतलब क्या होता है कि अगर जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फील्ड लगा कर उसको ख़त्म करना है, इसे नहीं कि अगर हम हीट थोड़ा सा कर दिए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुका है, अगर छोटे से मोटे अगर एक्सटर्नल फील्ड में आ गया तब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुका है, या उस पर थोड़ा लिटिल बिट उसको हम पीट भी दें तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए। तो उन सब से बचने के लिए आपको जितना ज़्यादा कोर्सिविटी, मतलब ये जो होता था कोर्सिविटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा उसको एक्सटर्नल फील्ड या उतना ज़्यादा उसको डिमैग्नेटाइज करने में हमको ज़्यादा ताकत लगेगी, ज़्यादा उसमें एनर्जी खत्म होगी, वो उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो उनके लिए हाई कोर्सिविटी, जितना ज़्यादा कोर्सिविटी रहेगा उसको डीमैग्नेटाइज करना उतना ही मुश्किल होगा। तो हमको परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसको डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं किया जा सके, तो उसके लिए हाई कोर्सिविटी भी होनी चाहिए, हाई कोर्सिविटी। और उसके बाद जो है सो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ लार्जर एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लो, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस, जितना ज़्यादा लूप का एरिया होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगा है, तो एनर्जी लगा बनाने में तो फिर तोड़ने में उतना बनाएगा लगेगा। तो जितना ज़्यादा लार्जर एरिया होगा उतना ज़्यादा जो सूटेबल हो पाएगा। तो इन दोनों से देख करके आपको क्या लग रहा है कि देखिए इसमें कभी कभी एनसीईआरटी में अगर देखिएगा तो सॉफ्ट आयरन कोर का रिटेंटिविटी जो होता है वो स्टील से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर एस आर का बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ स्टील का जो है रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों हाई होती है। अगर लिटिल बिट अगर सॉफ्ट आयरन का अगर रिटेंटिविटी ज़्यादा हो भी जाती है उसके बावजूद भी स्टील ही डोमिनेटिंग फैक्टर कहेगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेटिक बनाने के लिए हमको सिर्फ रिटेंटिविटी से मतलब नहीं है, हाई कोर्सिविटी भी होनी चाहिए और ग्रेटर या लार्जर एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर लिख देंगे, अगर इस तरह का अगर प्रोसीजर रहेगा तो लिख सकते हैं, तो सॉफ्ट एनसीईआरटी में अगर जो लाइन लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, सॉफ्ट आयरन हैज़ लिटिल बिट large retentivity of steel but ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, उसको रिसर्च करने के लिए भी कोर्सिविटी भी और जितना ज़्यादा ग्रेटर एरिया लूप है उसको भी देख लीजिएगा। और परमिलिटी भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा परमिलिटी होगा तो स्टील का परमिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इनके रिस्पेक्ट में। ड्यू टू अदर फैक्टर स्टील इज बेटर फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, परमानेंट मैग्नेट। समझ में आ गया? तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब इसी मटेरियल में क्या कि विच मटेरियल इज बेस्ट यूज फॉर कॉइल ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर के अंदर जो कॉइल बनाते हैं उनके लिए कैसा मटेरियल होना चाहिए। और उसके बाद कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के कोर के लिए। तो देखिए जनरेटर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो कॉइल होते हैं वो रोटेट करती रहती है, मतलब वो टाइम टू टाइम मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होते ही रहता है। तो मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज किसको करना आसान है, स्टील को करना या सॉफ्ट आयरन कोर को। तो यहाँ से देखने से लग रहा है कि चाहे ये कोर ऑफ ट्रांसफार्मर हो चाहे कॉइल ऑफ जनरेटर हो, दोनों में क्या है कि आप मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डिमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डिमैग्नेटाइज होता है। तो उस तरह से हमको अगर देखेंगे तो जो जिसको आसानी से मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज किया जा रहा है वो सॉफ्ट आयरन कोर है।
जो मटेरियल होने चाहिए उसका मैग्नेटाइज करने के लिए और डिमैग्नेटाइज करने के लिए जो चाहिए हमको प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर। इसके लिए जो चाहिए कारण कि इट शुड हैव, जो हमको प्रॉपर्टी जिस तरह से चाहिए उनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका रिटेंटिविटी भी लो होनी चाहिए। पहला पॉइंट जो हो जाएगा लो रिटेंटिविटी, मतलब उसको अगर मैग्नेटाइज करना अगर छोड़ दे तो फिर आसानी से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, रिटेंटिविटी लो। सेकेंड है कोर्सिविटी भी कम होनी चाहिए, तो कोर्सिविटी इनका भी कम है क्योंकि जनरली हम उसको कितना फील्ड अप्लाई करें कि वो ख़त्म हो जाए, तो जो बहुत कम अगर अप्लाई करने के बाद ख़त्म हो जाता है तो उसका हम कह सकते हैं कि कोर्सिविटी जो है सो लो है, तो लो कोर्सिविटी। एनर्जी भी लॉस कम होनी चाहिए। एनर्जी लॉस क्या होता है, जितना ज़्यादा लूप रहेगा गाइडेटर उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो इसमें जो इसका लूप है लो है, तो यहाँ पे क्या है स्मॉलर एरिया ऑफ लूप, स्मॉलर एरिया ऑफ लूप, यही बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस रीजन, यही रीजन है सॉफ्ट आयरन इज बेस्ट फॉर यूजिंग coil of generator और core of transformer, core of ट्रांसफार्मर। तब आपको पता चल चुका है। तो बस हिस्टैरिसीस लूप के अबाउट इतना ही बात था। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।